नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। मिर्जापुर से बड़ी खबर है, खड़ी कार में आग लगी है। धू-धू कर बीच सड़क पर कार जली है। कार के इंजन में अचानक आग लगी है। गनीमत रही कि कार में कोई भी मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। गलतवाली थाना क्षेत्र के कोटघाट का यह पूरा मामला है। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, खड़ी कार में आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मिर्जापुर की, जहां पर धू-धू कर सड़क पर कार जली। खड़ी कार में आग लगी है। कार के इंजन में अचानक आग लगी। गनीमत रही कि कार में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गलतवाली थाना क्षेत्र के कोटघाट का यह पूरा मामला है। आग की लपटें आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। मिर्जापुर में एक कार में भीषण आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान को बचाया है। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां पर एसबीआई के एटीएम में अचानक आग लग गई। जोखनिया कस्बे में स्थित एटीएम में अचानक आग लगने से लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। तो दो जगहों की ये तस्वीरें आग की, मिर्जापुर और गाजीपुर की, हम आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लाखों का नुकसान इस आग में हुआ है और आग की ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर और कोहरा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कड़ाके की ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में ऐसी गिरावट हुई कि लग रहा है कि सब कुछ जम गया है। इसके साथ ही शीतलहर और कोहरे की मार ने सर्दी के सितम को और बढ़ा दिया है। सुबह के समय कोहरे और दिन भर चल रही शीतलहर ने जीवन को थमासा दिया है। धूप नहीं निकलने और कड़ाके की ठंड का आम जनमानस पर सीधा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। आने वाले 3-4 दिनों में दिल्ली एनसीआर के आसपास हल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। जो चल रहा है अभी, ये सारा जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अभी जो एक ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हम जो देख रहे हैं वो काफ़ी एक्टिव है और ये सीजन का सबसे इंटेंस है। और ये जो है ना, ये फ्रेश रेन और स्नो लेके आएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे श्रीनगर, शिमला, ये सारा जगह में हेवी रेन स्नो हो सकता है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। इस पर ताजा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। अमित सिंह नोएडा से हमारे साथ है, रंजना लखनऊ से, रवि मिश्रा दिल्ली से, हिमांशु आगरा से। सबसे पहले रंजना के पास चलेंगे। रंजना जी, ठंड काफी पड़ रही है, सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। आज मौसम का मिजाज कैसा है? अनुपम, मौसम का मिजाज तो ठंड तो की कहर जारी है, लेकिन हाँ, मौसम आज खुला हुआ जरूर है। आज धूप निकल गई है, सूरज देवता के दर्शन हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें लखनऊ की अनुपम, तो मिनिमम आज कहा जा रहा है कि 3 डिग्री तक जाएगा और मैक्सिमम 19 तक जाएगा। तो ये जब डिफरेंस कम हो जाएगा ना, तब समझिए कि शीतलहर का कहर जो है बहुत तेज होगी। और आज अभी जो, अगर अभी के टेम्परेचर की हम बात करें तो 6 डिग्री टेम्परेचर है लखनऊ की। और हम कुछ बात भी करेंगे अनुपम कुछ लोगों से, कि मैम, टहलने वाले लोगों से, कि जो इन लोगों से देखिए आज मौसम का मिजाज अच्छा है तो लोग टहलने भी निकले हैं और कुल्हड़ की चाय पी के अभी सर आ रहे हैं। मास्क भले ही लगाए हैं। सर, कैसा रहा आज का मौसम, क्या कहेंगे? बहुत आज प्लेजेंट मौसम है और हम लोग इसीलिए घर से काफ़ी दूर तक आए हैं और चाय भी यहाँ मिल रही है, चाय भी पी रहे हैं। ये हम और बात करेंगे। मैम, क्या रहा आज का मौसम, कितना एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लगा है। सब मौसम कभी मिला नहीं है कभी हम लोगों को। तो इस तरह से अनुपम देख सकते हैं कि आज जो सूरज निकल चुका है और खुला हुआ मौसम है, तो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। टहलने वाले लोग चाय भी पी रहे हैं और टहल भी रहे हैं। तो ठंड तो है, लेकिन आज प्लेजेंट मौसम है अनुपम। बिल्कुल। रवि भी हमारे साथ दिल्ली से हैं। रवि, अगर दिल्ली की बात करें तो कल इतना घना कोहरा था कि लोगों को आगे भी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। आज मौसम का मिजाज कैसा है? जी अनुपम, बता देना चाहूँगा आपको कि उत्तरी भारत में भारी मात्रा में बर्फबारी होने के कारण दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों में ठंड का कहर और सितम जारी है। आपको बता दूं, कल साल का पहला दिन था तो धुंध की जो चादर थी वो सड़कों पर ज़्यादा देखने को मिल रही थी, मगर आज कल के मुताबिक जो धुंध है वो थोड़ी कम है, मगर देखी जा रही है।
इंडिया गेट के पास में मौजूद हूँ और ये राष्ट्रपति भवन का वो सड़क है जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर है और धुंध यहाँ पे ज़्यादा है और धीरे धीरे यहाँ पे ठंड भी अभी महसूस की जा रही है। आज का तापमान कल के मुताबिक थोड़ा कम है मगर लोगों को राहत है कल के मुताबिक। आज 12 डिग्री तापमान है और बताया जा रहा है कि बादल छाए रहेंगे और आने वाले कुछ समय बाद बरसात की भी आशंकाएं जताई जा रही है। लोग आग जलाकर अलाव जलाकर अपने आप को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज ये जानकारी मिल रही है कि सूरज भी काफ़ी देर बाद निकलेगा, तो कहीं ना कहीं अभी मौसम खुला नहीं है, ठंड जारी है, सितम जारी है और लोगों को राहत अभी महसूस नहीं हो रही क्योंकि दिल्ली की सर्दी मानी जाने वाली सर्दी है और अभी दिल्ली की सर्दी का कह सकते हैं कि ये आगाज़ हुआ है। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित सिंह हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कल नोएडा में स्थिति ये थी कि 2-3 मीटर 10 मीटर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थीं। आज मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए अनुपम, मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है। आज बादल छाए हुए हैं, धुंध आज नाम को भी नहीं है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। लेकिन थोड़ी सी जो कल सर्दी थी, सर्दी के चलते आज थोड़ी सर्दी में बहुत ज़्यादा गलन महसूस हो रही है। लोगों को बाहर निकल के चलने में बड़ी परेशानी हो रही है। अलाव का सहारा लेकर लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा ठंड में जो मजदूर वर्ग है वो पीड़ित हुआ है, क्योंकि ठंड के चलते उन्हें ना काम मिल रहा है ना रोज़गार मिल रहा है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि 1-2 दिन के अंदर दिल्ली NCR में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसके चलते तापमान में थोड़ा सा उछाल आएगा। लेकिन आज का जो न्यूनतम तापमान है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का, वो 10 डिग्री टेम्परेचर न्यूनतम दर्ज किया गया है। जो अधिकतम है वो 16 डिग्री और वो जो कल का तापमान दर्ज किया गया था 1.1 डिग्री दर्ज किया गया था, जो पुराने रिकॉर्डों को तोड़ता हुआ, लगभग 12 साल के जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसको तोड़ता हुआ दर्ज किया गया था। तो अभी लेकिन जो राहत की बात यह है कि 1-2 दिन के अंदर जो बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, उसके चलते थोड़ा सा जो गलन है या सर्दी है उससे राहत मिलेगी। जी अनुपम। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। रंजना हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, अगर बात करें अलाव की, अगर बात करें रैन बसेरों की, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ निर्देश तमाम जिलों के अधिकारियों को दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर कोई लापरवाही न बरती जाए? क्योंकि अगर अलाव नहीं चलेंगे, अगर रैन बसेरों में बेहतर इंतजामात नहीं होंगे तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से सूरज निकलने से अभी तो राहत है, लेकिन जैसे ही शाम होती है बिल्कुल ठंड का कहर शुरू हो जाता है और सरकार के जो निर्देश हैं रैन बसेरों में अलाव जलाने के लिए नगर निगम लकड़ियां दे रहा है और इस तरह से देखा जाए तो अलाव की व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से जो मजदूर वर्ग है, जो उस तरह के लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनके रैन बसेरे में ही रहते हैं, उनका घर नहीं है अपना, उनके लिए ये व्यवस्था है कि आप रैन बसेरे में रहें और अलाव की व्यवस्था भी की गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो ठंड का कहर जो है उसे बचाने के लिए सरकार की भी कोशिशें जारी हैं कि लोग किस तरह से बचें। लेकिन जब तक सूरज जैसे आज निकला है तो लोगों को राहत महसूस हो रही है, लेकिन जैसे ही दिन में अगर जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा उस दिन समझिए कि ठंड का कहर जो है बरस पड़ेगा लोगों पे। लखनऊ में जो लोग आनंद ले रहे हैं वो घरों में दुबक जाएंगे और जो लोग सड़कों पे किनारे किसी तरह से अपना जीवन गुजार करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम संवाददाताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। आप घरों से निकलिए तो बाकायदा कपड़े पहन करके सर्दी के निकलिए और पूरी तरह से कस करके निकलिए। हिमांशु बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता आगरा से हैं। हिमांशु, हमने देखा था कि एक्सप्रेस वे पर कल हादसे हुए थे, कई लोगों की जान भी गई थी और घना कोहरा भी था। आज मौसम का मिजाज कैसा है? बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है सुबह, तो कल जितना टेम्परेचर कम नहीं है, कल तो बहुत कम हो गया था टेम्परेचर। और उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर आगरा था, यहाँ शिमला और मसूरी से ज़्यादा ठंडक थी और 2 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन आज थोड़ी राहत है, लेकिन ठंड है। ठंड कल बहुत ज़्यादा थी और पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा ठंड थी। और आप ये देख सकते हैं कि सुबह सुबह लोगों की सबसे पहली पसंद चाय बन चुकी है, चूँकि ठंड में ही चाय की चाहत सबको रहती है। तो आप देखिए कि सुबह सुबह चाय इस तरह से बन रही है और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। आप बताइएगा, सुबह चाय आए हैं, कैसे आए? सुबह चाय पीने आए हैं? तो सुबह चाय पीने आए और ठंड के मौसम में आप ये देखिए कि यहाँ आगरा में कुल्हड़ वाली चाय, और इसका अलग ही क्रेज होता है।
तो लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिल रहा है इस ठंड में, यह भी ध्यान देने वाली बात है। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ चाय पीने आ रहे हैं जी। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुल्हड़ वाली चाय का लोग इस सर्दी के मौसम में आनंद ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, किसानों के साथ 4 जनवरी को बैठक है सरकार की। सरकार किसानों के बीच में बैठक होगी। 2 प्रस्तावों पर सरकार के साथ चर्चा में सहमति बन चुकी है। पहले अब 2 प्रस्तावों पर सरकार से और बातचीत हो रही है। किसानों ने बैठक के बाद तस्वीर को साफ किया है, शर्तें नहीं मानी तो आंदोलन तेज होगा। 4 जनवरी की बैठक के बाद रणनीति को साफ किया जाएगा। 6 जनवरी को किसान मार्च निकालेंगे। 20 जनवरी तक किसान जन जागृति अभियान होगा। सरकार और किसानों के बीच में अब 4 तारीख को एक बार फिर बैठक होनी है। और अब बात करते हैं प्रधानी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। प्रधानी चुनाव को लेकर बड़ी खबर लखनऊ से यह है कि 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में चुनाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने न्यूज 18 को बताया है कि 15 से 30 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं। 14 जनवरी तक पूरा हो जाएगा परिसीमन का काम और उसके बाद 15 फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन जारी होगा। इसको देखते हुए प्रदेश में जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। वोटर लिस्ट, आरक्षण सूची और परिसीमन के साथ साथ अब अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची तैयार होने लगी है। इसके लिए प्रशासन ने 9 जनवरी तक का समय तय किया है। इन चुनाव को देखते हुए डीएम ने तहसीलदार टीम का गठन कर दिया है। एसडीएम को इस टीम का अध्यक्ष, सीओ को उपाध्यक्ष और तहसीलदार को सचिव बनाया गया है। आरक्षण की प्रक्रिया है, आरक्षण होगा और संभवतः 15 फरवरी के आसपास अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 मार्च के 30 मार्च के बीच में हम लोग चुनाव करा लेंगे। बाकी 21 दिन की अधिसूचना के बाद जिला पंचायत और फिर 21 दिन की अधिसूचना के बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हम लोग संपन्न करा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर वासियों को सीएम योगी विकास की कई सौगातें देंगे। गोरखपुर के पहले स्टेट हाईवे का सीएम योगी शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी वकीलों के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कलेक्ट्रेट तथा तहसील सदर हेतु अधिवक्ता चैंबर्स का शिलान्यास होगा। विधानसभा क्षेत्र कैंपियरगंज के विकास से जुड़ी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1 परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। प्रयागराज में प्रशासन ने अतीक अहमद की 37 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया है। ये जमीन प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की है, जिस पर अतीक के गुर्गे प्लॉटिंग कर रहे थे। पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज के आदेशानुसार आज कुर्क की जा रही है। प्रयागराज जिला प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद की एक और प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया है। अतीक अहमद की ये जमीन प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में थी, जहां जिला प्रशासन की टीम दल बल के साथ पहुंची और अतीक के खेत पर कब्जा कर लिया। कब्जे की कार्रवाई से पहले पुलिस वालों ने बाकायदा मुनादी करवाई। यह जमीन अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद की है, जो कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज के आदेशानुसार आज कुर्क की जा रही है। अतीक अहमद की जिस जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया है, उसकी कीमत करोड़ों में है। पुलिस की माने तो अतीक के गुर्गे इस जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे थे। विवेचना इंस्पेक्टर कैंट द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में जो अन्य संपत्तियां भी पहले भी कुर्क की जा चुकी हैं। जानकारी में मिली कि इनको ये भी एक अपराध अर्जित इनकी अवैध संपत्ति है, जिस पर रिपोर्ट बना करके डीएम साहब को दी गई थी। सम्यक जांचोपरांत डीएम साहब ने एक आदेश किया, जिसमें घाटा संख्या 158, 187 और 190 तीनों कुर्क कर दिए गए हैं, जो कि लगभग 8.57 हेक्टेयर के हैं। बाजार में इनकी कीमत 50 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। ये जमीन करीब 37 बीघा है, जिसे अतीक अहमद ने अवैध तरीके से अपने नाम करवा ली थी, लेकिन अब इसे कुर्क कर लिया गया है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है, जिसके बाद उनकी काली कमाई की पूरी कहानी सामने आ गई है। भ्रष्टाचार के मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर शिकंजा कसता जा रहा है। काली कमाई के इस कुबेर के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा तो लोग हैरान रह गए। प्रजापति की 100 से अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री बरामद हुई है।
छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने गायत्री प्रजापति और उसके परिजनों के नाम करीब 44 से ज्यादा प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। जांच के दौरान 44 बेनामी संपत्तियां बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत 1700 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। ईडी के छापे में 250 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 11 लाख की पुरानी करेंसी बरामद हुई है। 5 लाख रुपए के स्टाम्प पेपर बरामद हुए हैं। 1.5 लाख रुपए की नकदी मिली है। 100 से अधिक नामी बेनामी संपत्तियों के कागज मिले हैं। रेप के आरोप में गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी 15 मार्च 2017 को हुई थी। 44 संपत्तियों की डिटेल ईडी को मिली है। ईडी की जांच अब भी जारी है। जल्द ही ईडी करेगी गायत्री और उसके परिवार से जुड़ी हुई संपत्तियों के बारे में कुछ और खुलासे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने योगी सरकार द्वारा लाए जा रहे धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन अध्यादेश 2020 पर यूटर्न ले लिया है। अखाड़ा परिषद की प्रयागराज के श्रीमठ बागंबरी गद्दी में हुई बैठक में सभी संतों ने इस अध्यादेश पर सीएम योगी के फैसले का समर्थन करने का बड़ा ऐलान किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र गिरी ने कहा कि सीएम योगी खुद एक संत हैं, इसलिए धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अध्यादेश 2020 को लेकर वे जो भी फैसला लेंगे उसमें सभी साधु संत उस फैसले का सम्मान और समर्थन करेंगे। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और एक संत हैं, जो उनका निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, वो उचित निर्णय करेंगे। इस पे हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे और जो उनका निर्णय है वो सर्वमान्य निर्णय है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। देश में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। नए साल पर सबसे बड़ी खुशखबरी देश को मिली है। नए साल के तोहफे के साथ देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। देश में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। एक्सपर्ट पैनल ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की सिफारिश की है। अब बस डीसीजीआई का इस पर औपचारिक ऐलान बाकी है। कहा जा रहा है कि फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों ने एक्सपर्ट पैनल के सामने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया था। कल से यूपी समेत देश भर में वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत भी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार की तरफ से ड्राई रन को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट हैं। वैक्सीन लगने के बाद हर व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन एरिया में 30 मिनट तक बिठाया जाएगा। इस दौरान ये जांच की जाएगी कि वैक्सीन लगने के बाद कहीं किसी व्यक्ति को प्राथमिक तौर पर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ये जो ड्राई रन है, इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। केंद्र सरकार ने आज से देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन कराने का फैसला किया है। आज लखनऊ में भी 6 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। सरकार ने वैक्सीन के 5 करोड़ डोज तैयार कर लिए हैं। 83 करोड़ सिरिंज के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इसी कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन ने भी मंजूरी दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट की इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं योगी सरकार ने पहले ही वैक्सीन के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली थीं। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ड्राई रन के लिए तैयार है। लखनऊ में 6 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन होगा। प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। लखनऊ में 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी कराया जाएगा। उसके पश्चात 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में हर जिले में 6 स्थानों पर ये ड्राई रन कराया जाएगा। नवनीत सहगल ने कहा कि पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन सभी लोग वैक्सीन लगने तक मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करते रहें। वैक्सीन जैसे ही आएगी, वो जो लक्षित समूह है, जैसा उन्होंने बताया, उनको समय से उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु अभी आवश्यकता ये है कि सब लोग मास्क का उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी रखें। नोएडा में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात एक तेज रफ्तार कार मेट्रो के पिलर से टकरा गई। कार में 4 युवक सवार थे। सभी को जेसीबी की मदद से कार से बाहर निकाला गया। सभी घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ये पूरा मामला नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का है। नोएडा से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नियंत्रित कार मेट्रो के पिलर से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग दो लुटेरों को सबक सिखाते दिखाई दिए। बताया गया कि उन बदमाशों ने पहले तो एक महिला के कान की बाली छीनने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहे तो उन्होंने उसी महिला का मोबाइल फोन लूटकर भागना चाहा। लेकिन दोनों बदमाश भीड़ के हत्थे चढ़ गए और फिर जमकर उनकी पिटाई की गई। लोगों ने उन्हें घेर कर खूब पीटा। वो महिला भी उन पर अपना गुस्सा उतारते दिखाई दी। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन लोगों ने पुलिस के सामने भी उन पर अपने हाथ साफ किए। बाद में किसी तरह पुलिस ने उन बदमाशों को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक सुरक्षित कोई नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।